Okay, so students, welcome back. This is the second part, as you can all see, GS1 2014 का second part हम discuss कर रहे हैं. Part 1 में we have already discussed art and culture of 2014. हमने वहाँ पे काफ़ी डिस्कशन किया कि किस तरीके से इस बार आर्ट एंड कल्चर काफ़ी डिफिकल्ट पूछा गया था और काफ़ी डिटेल में भी पूछा गया था. ऑलमोस्ट 50 मार्क्स का पेपर आर्ट एंड कल्चर से पूछा गया था. ऑलराइट, तो इस वीडियो में हम बात करते हैं मॉडर्न इंडिया के 3 क्वेश्चंस की बात करेंगे और वर्ल्ड हिस्ट्री के 2 क्वेश्चंस की बात करेंगे. ठीक है, सो विदाउट मच अडू लेट अस बिगिन. ऑलराइट, ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मॉडर्न इंडिया. एग्जामिन क्रिटिकली the various facets of economic policies of the British in India from mid 18th century till independence. Alright, so इसमें क्वेश्चन काफी सिंपल है. आप डायरेक्टली टॉपिक आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्वेश्चन में से कि वेरियस फैसेट्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश पूछा गया है. ठीक है, और क्योंकि क्रिटिकल एग्जामिनेशन पूछा गया है तो आपको इन डिटेल थोड़ा बताना पड़ेगा कि इन पॉलिसीज का इम्पैक्ट क्या हुआ इंडियंस पे. टाइम पीरियड भी आपको क्लियरली बताया गया है क्वेश्चन में कि आपको मिड 18th सेंचुरी के बाद की पॉलिसीज के बारे में ही बात करना है. तो यहाँ पर आप ना केवल क्वींस रूल, इंडिया केम अंडर क्वींस रूल आफ्टर 1857 रिवोल्ट, तो आपको यहाँ पर ना केवल क्वींस रूल के बाद की डेवलपमेंट्स के बारे में बात करनी है बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसीज थी इंडिया को लेके उसके बारे में भी आपको यहाँ पर चर्चा करनी पड़ेगी. बिकॉज क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है मिड 18th सेंचुरी से लेकर इंडिपेंडेंस तक. ऑलराइट, चलिए तो एक बार एक सिंपल सी अप्रोच देख लेते हैं. अच्छा, एक और चीज जो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ वो ये है कि क्रिटिकल एग्जामिनेशन का मतलब हमेशा प्रोज एंड कॉन्स नहीं होता. यहाँ पर क्रिटिकल एग्जामिनेशन का मतलब है इन डेप्थ एनालिसिस. इनफैक्ट आगे आने वाले काफी सारे क्वेश्चंस में, आगे आने वाले सालों में जो हम डिस्कशन करेंगे 2015, 16, 17 की, वहां पर स्पेशली फॉर क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री जहां पर आपको क्रिटिकल एग्जामिनेशन का जो मतलब है इट इज मोर लाइक इन डेप्थ एनालिसिस रादर देन सिंपली प्रोज एंड कॉन्स, जो कि हम GS2 और GS3 में समझते हैं. ऑलराइट, सो यहाँ पर इन डेप्थ एनालिसिस से एक हमारा जो एडिशनल चीज ऐड हो जाएगी क्वेश्चन में, दैट इज एसेंशियली कि जो ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उनका नेगेटिव इंपैक्ट इंडियंस पर क्या रहा. ऑलराइट, चलिए नाउ कमिंग टू द अप्रोच ऑफ द क्वेश्चन. जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि इस क्वेश्चन का जो टॉपिक है वो इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश है. तो आप एक इंट्रोडक्शन में सिंपली लिख सकते हैं कि ब्रिटिशर्स की जो कॉलोनियल पॉलिसी थी उसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया इनटू अ कॉलोनियल इकोनॉमी हो चुका था. सेकेंडली, जो आपका क्वेश्चन का मेन बॉडी रहेगी दैट हैज टू बी द वेरियस फैसेट्स ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज विद द सब हेडिंग्स. विद सब हेडिंग्स में क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज जो हमारा अगेन प्रेजेंटेशन करने के लिए काफी बेटर अप्रोच है. ठीक है, बिकॉज अदरवाइज आप 5 या 6 पॉइंट लिखेंगे वो एग्जामिनर की नजर में नहीं आएंगे. अगर आप 5 या 6 सब हेडिंग्स लिख देंगे जो कि डिस्टिंक्ट होंगी तो वो मच बेटर अप्रोच है कंपेयर टू द नॉर्मल अप्रोच. ऑल्सो बिकॉज क्वेश्चन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है. हमारा जो स्टैंडर्ड सोर्स है जो हम रेफर करते हैं स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया के लिए, उसमें इस पे पूरा चैप्टर है. पूरे चैप्टर को डिवाइड किया हुआ है सब पार्ट्स में यूजिंग सम सब हेडिंग्स. हमने सिमिलर अप्रोच यहाँ फॉलो करी है. एक इसके बाद जो मैं एडिशनल चीज यहाँ पे आपके लिए डालना चाहता हूँ वो ये है कि यू कैन ऑल्सो मेंशन वेरियस बुक्स रिटन बाय इंडियंस विच हैव क्रिटिसाइज्ड द ब्रिटिश पॉलिसीज स्पेशली विच वर रिटन ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल टाइम. फॉर एग्जाम्पल दादा भाई नौरोजी ने जो किताब लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. सिमिलरली RC दत्त की एक बुक थी द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया. देन देवर अदर्स ऑल्सो जैसे कि गोखले थे या फिर GS अय्यर थे या फिर PC रॉय थे जिन्होंने काफी सारे कमेंट्स दिए थे ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर. तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं बहुत ही ब्रीफ में, जो मैं आपको जनरली अप्रोच फॉलो करने को बोलता हूं, साइड में एक टेक्स्ट बॉक्स बना के. ठीक है, चलिए मूव करते हैं आंसर स्ट्रक्चर की तरफ. सो आंसर स्ट्रक्चर इंट्रोडक्शन बहुत ही ब्रीफ रखी है मैंने. ब्रिटिश रूल इन इंडिया ट्रांसफॉर्म दी इंडियन इकोनॉमी इनटू अ कॉलोनियल इकोनॉमी. एज यू नो, हमने जो हम वर्ड यूज करते हैं मर्केंटिलिज्म, जो कि
ब्रिटिशर्स की जनरल पॉलिसी थी विद रिस्पेक्ट टू ऑल इट्स कॉलोनीज, सेम पॉलिसी वाज ऑलमोस्ट बीइंग फॉलोड विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एज वेल। तो मर्केंटलिज्म के अंडर इंडिया को अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी डेवलप करने की परमिशन नहीं थी। एट द सेम टाइम इंडियन इकोनॉमी वाज प्राइमरीली यूज्ड फॉर टेकिंग रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटिश टू देयर ओन कंट्री, और वहां से वो एक्सपोर्ट करते थे फिनिश्ड गुड्स और इंडिया भेजते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो सारा खत्म हो रहा था। ऑलराइट, सो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहना थोड़ा गलत होगा। एसेंशियली व्हाट आई वांट टू से हियर इज कि जो हमारा इकोनॉमी था वो कभी सेल्फ सफिशिएंट हो नहीं पाया, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पर नहीं हो पाई। ठीक है, सो इकोनॉमी कुड नेवर बिकम सेल्फ सफिशिएंट अंडर द ब्रिटिश रूल। दिस इज अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन। और जो मैंने आपसे बात करी कि बहुत सारी जो बुक्स हैं उसको आप साइड में लिख सकते हैं। द नेशनलिस्ट क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी वाज गिवन बाय दादा भाई नारोजी इन हिज बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जहां पे इन्होंने इकोनॉमिक ड्रेन की बात करी है, या फिर कुछ लोग इसको ड्रेन ऑफ वेल्थ बोलते हैं। ठीक है, देन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट critic was given by R.C. दत्त, जिस इनकी किताब है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। देन अदर्स वर आल्सो देयर जिन्होंने किताबें लिखी थी, जैसे कि पीसी रॉय, जीके गोखले और सुब्रमण्यम अय्यर, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जिन्होंने काफी सारी कमेंट्री करी थी ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश एंड हाउ इट इज इम्पैक्टिंग द इंडियंस। ठीक है, नाउ कमिंग टू द मेन बॉडी ऑफ द क्वेश्चन, जहां पर उसने पूछा है वेरियस फैसेट्स क्या है। तो यहाँ पर आपको कुछ 8 या 9 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इनमें से आई विल एक्सप्लेन ऑल ऑफ देम टू यू, बट आपको 5 या 6 पॉइंट्स आपके आंसर में आ गए तो सफिशिएंट है, बिकॉज रिमेंबर ये आपको 150 वर्ड्स में एड्रेस करना है क्वेश्चन को। ऑलराइट, सो कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, काफी ऑब्वियस है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जो ब्रिटिश की मर्केंटलिस्टिक पॉलिसीज थी, मर्केंटाइल पॉलिसीज थी, उसके अंडर इंडिया का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। एट द सेम टाइम जो आर्टिजन्स थे और जो हैंडीक्राफ्ट्समैन थे, उनकी इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं किया गया, जो कि इंडिजिनस हमारा फोटे था उनको सपोर्ट नहीं किया गया। ये चीज़ आगे देखने को भी मिलती है हमें, सपरेशन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इसका रीज़न क्या था, बिकॉज रूरल डेवलपमेंट वॉज टोटली इग्नोर्ड अंडर ब्रिटिशर्स, बिकॉज रूरल डेवलपमेंट वॉज इग्नोर्ड, जिसके चलते पॉवर्टी भी कंटिन्यू रही। ठीक है, इसके अलावा जो आप देखते हैं, देयर वर नो स्टेप्स टेकन टुवर्ड्स मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री, एटलीस्ट इन द बिगिनिंग। मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जो स्टेप्स स्टार्ट किए गए वो इन द अर्ली 1900s स्टार्ट किए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एंड कंपेयर टू अदर कंट्रीज लाइक जापान, या फिर आप यूके की ही बात कर लें या यूएसए की बात कर लें, ये कंट्रीज उस टाइम तक काफी आगे जा चुकी थी। पेजेंट्री की जो इम्पोवरिशमेंट है, इम्पोवरिशमेंट यानी कि जो उनके अगेंस्ट पॉलिसीज थी वो काफी एविडेंट थी। एवरीबडी नोज अबाउट द लैंड रिफॉर्म सिस्टम जो ये फॉलो कर रहे थे ब्रिटिशर्स। तो यहाँ पर आपका जो जमींदारी सिस्टम था, या इवन फॉर दैट मैटर रैयतवारी सिस्टम था, ये सारे जो थे पेजेंट्स के अगेंस्ट थे मोस्टली, और देवर इन फेवर ऑफ द एलीट क्लास, जिसको जमींदार बोलते थे। देन अनदर इंपॉर्टेंट फैसेट वाज इम्बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। तो जो आज की डेट में हमें देखने को मिलता है, इनफैक्ट काफी इंटरेस्टिंग फीचर है ये, कि इसका एक हिस्टोरिकल एंगल बन जाता है कि इम्बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट जो इंडिया में अभी भी है, वेयर वी सी सर्टन सिटीज आर मोर डेवलप्ड एंड सर्टन सिटीज आर लेस डेवलप्ड, वो हिस्टोरिकली वहां पर डेवलपमेंट होती होती थी अंडर द ब्रिटिशर्स, और वही ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि ब्रिटिशर्स ने सिर्फ कुछ कुछ कोस्टल इकोनॉमीज को ही डेवलप किया, जैसे कि मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा। तो ये कुछ एरियाज थे जिनको ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया। इसके अलावा रेस्ट ऑफ द कंट्री वाज मेजरली इग्नोर्ड। तो रीजनल इम्बैलेंस डेवलपमेंट इम्बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट की जो सीड्स थी वो इन अ वे सो हो चुकी थी ड्यूरिंग द कॉलोनियल इकोनॉमी एज वेल। तो ये भी एक फैसेट था उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी का। देन फैमिन्स थे, जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज टुवर्ड्स फैमिन्स थी वो भी दे डिसरिगार्डेड द लाइव्स ऑफ इंडियंस also. This also was the source of poverty, mortality, ठीक है, loss of human resource, ऑलराइट। सो ये कुछ
एक और इश्यू था, देन ब्रिटिशर्स वर मोर इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग द प्लांटेशन इंडस्ट्री बट ओनली फॉर देयर ओन पर्पस, ओनली बिकॉज दे वांटेड टू compete विद चाइना। उनका मोटिव इंडिया की डेवलपमेंट नहीं था, उनका जो मेन मोटिव था, दे वांटेड टू compete विद चाइना बिकॉज चाइना वाज द मेन एक्सपोर्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ टी एट दैट टाइम। ओके, देन एक और फैसेट जो हमें देखने को मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ का। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हुई ब्रिटिशर्स के अंडर, उसके दो फैसेट्स हैं, उसके दो पहलू हैं। पहला पहलू बनता है कि इट बहुत लेट हुई थी। वी नो वी हैव स्टार्टेड कि मेनली लॉर्ड डलहौजी के अंडर हुई थी, लॉर्ड डलहौजी के अंडर स्टार्ट हुई इन द लेट 1850s। सेकेंडली जो डेवलपमेंट हुई थी वो प्राइमरली उनके खुद के पर्पस के लिए उन्होंने करी थी, फॉर एग्जांपल द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज। तो उससे वो अपनी इंडस्ट्रीज जो वो एस्टैब्लिश कर रहे थे उनको उसके लिए यूज कर रहे थे, ना कि वो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन डेवलप कर रहे थे फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडियंस। ठीक है, तो यहां पर भी जो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी थी इट वाज मच मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स देयर ओन इंटरेस्ट। ऑलराइट, सो ये कुछ 8 या 9 फैक्टर्स हैं, इसमें से आपको 5 या 6 फैक्टर्स एड्रेस करने हैं एंड दैट इज सफिशिएंट फॉर योर आंसर। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द आंसर, जहां पर हमने बात करी है कि इन पॉलिसीज का इंपैक्ट क्या हुआ इंडिया पे। सो पॉवर्टी सस्टेन हुई, ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ इंडिया से जो कंटिन्यू हुआ, आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिकॉज ऑफ द मर्केंटाइल सिस्टम या फिर इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। तो इसके चलते जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ था इंडिया से वो काफी सब्सटेंशियल था। देन द लास्ट थिंग इज वन वे ट्रेड हो रही थी विच वाज अगेंस्ट इंडियन इंटरेस्ट। तो ये वही चीज है जो यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि वन वे ट्रेड हो रही थी विच वाज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडियंस। काफी सिमिलर है जो हम अमेरिकन रेवोल्यूशन में देखते हैं, वहां पर भी जो मेजर उनका रीजन रहा in order to start the revolution it was because they were not allowed to have an economic policy of their own। ठीक है, in comparison to not in comparison to very similar to India। उन्होंने जो स्लोगन शुरू किया था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का, अब वही राइट। तो सिमिलर चीज हमें इंडिया में देखने को मिलती है, जो ब्रिटिशर्स ने इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉलो करी उसी के चलते हमारा जो नेशनल अनरेस्ट स्टार्ट हुआ एंड उसी के चलते इनफैक्ट कह सकते हैं कि हमारी नेशनलिस्ट स्ट्रगल भी ड्राइव हुई। ओके, आई होप ये क्लियर है। अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को अप्रोच करना स्लाइटली डिफिकल्ट है मैं कहूंगा, लेकिन अगेन दैट इज व्हाई हम ये सीरीज कर रहे हैं टू इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चंस में एक लॉजिकल फ्लो कैसे लाना है। लॉजिकल फ्लो की जो मैं बात कर रहा हूं मैं उस पर यहां पे ज्यादा फोकस करूंगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इन व्हाट वेज डिड द नेवल म्यूटिनी प्रूव टू बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल एस्पिरेशंस इन इंडिया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेवल म्यूटिनी, आई होप सबको मालूम है नेवल म्यूटिनी कौन सी बात हो रही है, रॉयल इंडियन नेवल म्यूटिनी की बात हो रही है 1946 में जो स्टार्ट हुई थी, फरवरी 1946 में जो स्टार्ट हुई थी रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी। हाउ डिड द रॉयल इंडियन नेवल म्यूटिनी प्रूव टू बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल एस्पिरेशंस इन इंडिया। ओके, तो यहां पर बिफोर हम अप्रोच की बात करें, कुछ लोग इसमें क्या करेंगे, जो जनरली कुछ लोग गलती करेंगे वो ये कर सकते हैं कि सिंपली दे विल स्टार्ट राइटिंग अबाउट रिन एंड दे विल स्टार्ट कि रिन की वजह से ये हुआ, रिन की वजह से ये हुआ, या फिर इसकी वजह से ब्रिटिशर्स पे ये इंपैक्ट आया। वो एक अप्रोच है, रिन के बारे में लिखेंगे कुछ लोग, फिर उसके इंपैक्ट के बारे में लिखेंगे और कंक्लूड कर देंगे आंसर को। इस अप्रोच में क्या खामी है, वो ये है कि आप इसमें 100 वर्ड से ज्यादा लिख नहीं पाएंगे। यू विल ओनली fill your answer with just words and not necessary facts and events, which is very important in case of history particularly। जो मेरी अप्रोच इस क्वेश्चन में बनती है वो स्लाइटली डिफरेंट है। whenever you are faced with a question जिसमें आप किसी इवेंट की बात कर रहे हैं, तो मेरी सजेशन आपको ये रहेगी कि आप एक स्टैंडर्ड अप्रोच फॉलो करें
अप्रोच ये है कि टेक दैट इवेंट, लेट्स से रिन, उसके प्रीसीडिंग इवेंट्स ले और उनके सक्सीडिंग इवेंट्स ले। ऑलराइट, इसके प्रीसीडिंग इवेंट से आप एक बैकग्राउंड दे पाएंगे क्वेश्चन को कि ये बैकग्राउंड था जिसके चलते नेक्स्ट इवेंट ये वाला हुआ, उसके बाद नेक्स्ट इवेंट सक्सीडिंग इवेंट्स जो हुए, सो एंड सो इवेंट्स हुए, विच एसेंशियली बिकेम द रीजन फॉर द ब्रिटिशर्स टू लीव इंडिया। सिमिलर अप्रोच आप कोई भी टॉपिक उठा लें, फॉर एग्जांपल इवन इफ यू पिक अप अ टॉपिक लाइक क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, तो वहां पर भी सिमिलर अप्रोच आपको फॉलो करनी है। ऑलराइट, कि प्रीसीडिंग इवेंट्स क्या थे, सक्सीडिंग इवेंट्स क्या थे, या फिर अगर आप कोई और इवेंट की बात कर लें, फॉर एग्जांपल कि कैबिनेट मिशन, तो वहां पर भी सिमिलर अप्रोच आएगी। प्रीसीडिंग क्या थे जो अनसक्सेसफुल थे, और ये सक्सेसफुल हुआ तो क्यों हुआ, और इसके जो सक्सीडिंग इवेंट थे वो क्या था जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स फाइनली इंडिया छोड़ के चले गए। तो ये अप्रोच आपको फॉलो करनी चाहिए इन द केस ऑफ मॉडर्न इंडिया, स्पेशली टू मेक योर आंसर मोर इलैबोरेट एंड गिव अ लॉजिकल फ्लो टू द आंसर। आपको थोड़ा बेहतर पता चलेगा व्हेन वी सी द आंसर स्ट्रक्चर। उसके पहले अप्रोच की बात कर लेते हैं। सिंपल है अप्रोच, मैंने यहाँ पे वही अप्रोच रखी है कि ब्रीफली आप पहले रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट के बारे में लिखेंगे, कब हुआ था, द मेन ट्रिगर बिहाइंड इट, बहुत ब्रीफली एक या दो लाइन में। देन आपका जो मेन बॉडी रहेगा आंसर का वो प्रीसीडिंग इवेंट्स और सक्सीडिंग इवेंट्स रहेंगे, एंड फाइनली व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ दैट ऑन ब्रिटिशर्स। ठीक है, कमिंग टू द आंसर स्ट्रक्चर, इनफैक्ट इसमें मैंने एक फ्लो चार्ट भी डिजाइन करा है, इसको आप अपनी बॉडी में इंक्लूड कर सकते हैं, फिगर यहाँ पे लिखकर कि रिन रिवोल्ट 1946 में हुआ। इसके जो प्रीसीडिंग मेन इवेंट्स थे वो आईएनए की कुछ स्टोरीज थी, कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज थी जिसकी वजह से पब्लिक इंस्पायर हुई एंड दिस सपोर्टेड द रिन रिवोल्ट। देन दिस रिवोल्ट वाज फॉलोड बाय रिवोल्ट फ्रॉम एयरफोर्स एंड पुलिस एज वेल। ऑलराइट, एक बार आंसर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सो द इंट्रोडक्शन इज दिस पार्ट, simply the introduction. Rin revolt was started in 1946 February. It was started in protest against the general conditions of the Royal Indian Navy. General conditions का मतलब कि उनकी जो living conditions थी, उनकी जो food conditions थी, essentially जो उनकी working conditions जो ब्रिटिशर्स प्रोवाइड कर रहे थे, they were not so amicable. All right. Similar conditions बाकी फोर्सेस में भी थी, लेकिन रिन वाज द फर्स्ट, रॉयल इंडियन नेवी वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन टू गो फॉर अ रिवोल्ट। अब हम बात करते हैं प्रीसीडिंग इवेंट्स की। प्रीसीडिंग इवेंट्स यहाँ पर क्या थे, तीन ऑफिसर्स थे इंडियन नेशनल आर्मी के, शाहनवाज, प्रेम सहगल एंड गुरबख्श ढिल्लों। तो दे वर पुट ऑन ट्रायल एट द रेड फोर्ट। इनकी जब ट्रायल हुई थी तो इस ट्रायल की वजह से काफी सारे प्रोटेस्ट्स इंडिया में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके थे, बिकॉज द डिसकंटेंटमेंट हैड रिजन अमंग द इंडियन पॉपुलेशन। सेकेंडली, काफी सारी स्टोरीज सुनने को आ रही थी सुभाष चंद्र बोस की एज टू हाउ ही वाज फाइटिंग इन द हाउ ही वाज फाइटिंग द ब्रिटिशर्स इन द सिंगापुर, और कैसे उन्होंने आजाद हिंद फौज को ऑर्गेनाइज किया। तो इन सब स्टोरीज के चलते सेकेंडली एक और स्टोरी जो काफी इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे, वो सीज ऑफ इम्फाल एंड बर्मा के टाइम पे किस तरीके से आईएनए को ब्रिटिशर्स ने ट्रीट किया। तो ये सारे फैक्टर्स एक्यूमुलेट हो गए एंड दे इवेंचुअली रिजल्टेड इन द रिन रिवोल्ट इन 1946, बिकॉज वहां पर भी स्टोरीज जब वहां तक पहुंची एंड दे रियलाइज्ड कि व्हाई आर द इंडियंस बीइंग ट्रीटेड इन सच अ वे। आफ्टर द रिन रिवोल्ट जो सक्सीडिंग इवेंट्स हुए थे, रिन रिवोल्ट को इतनी सपोर्ट मिली, द टेरिटरी एक्सपैंडेड फ्रॉम नॉट ओनली बॉम्बे टू कैलकाटा, इट रीच दिल्ली एज वेल एज कराची। ठीक है, इसके चलते रॉयल इंडियन एयरफोर्स एज वेल एज पुलिस ऑल्सो स्टार्टेड सपोर्टिंग द रिवोल्ट ऑफ रिन। सो दिस इज हाउ द रिन रिवोल्ट ऑलमोस्ट बिकेम अ नेशनल लेवल रिवोल्ट। बिकॉज इट बिकेम अ नेशनल लेवल रिवोल्ट, तो यहां पर जो पैरेलली एक और इवेंट चल रहा था विच वाज वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू के चलते ब्रिटिशर्स काफी वीकन हो चुके थे, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो यूएसए और यूएसएसआर थे वो नए पावर्स इमर्ज हो चुके थे, तो ब्रिटिशर्स ऑलरेडी वीक हो चुके थे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ मैन पावर। तो ब्रिटिशर्स को इंडिया में लगा कि जो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नेवी है, एयरफोर्स है, पुलिस फोर्स है, इट इज नॉट सपोर्टिंग द ब्रिटिश एम्परर। सो
इन सब इवेंट्स के चलते ब्रिटिश को लगा कि नाउ दे शुड एग्जिट फ्रॉम इंडिया एंड दैट इज व्हाई दे सेंट द कैबिनेट मिशन इन मार्च 1946 इन ऑर्डर टू सेटल हाउ दे विल ट्रांजैक्ट विद इंडिया आगे जाके। ठीक है, तो दिस इज अ वे आई वांट टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, बिकॉज इससे आपने दो चीजें करी। एक तो बहुत सारे फैक्ट्स को इंक्लूड कर लिया अपने आंसर में। उन फैक्ट्स की वजह से क्या हुआ कि आपने एग्जामिनर को शो कर दिया कि आपके फैक्ट्स स्ट्रांग हैं। सेकेंडली बिकॉज आपने काफी सारे फैक्ट्स इंक्लूड कर दिए और आपने बैकग्राउंड और सक्सीडिंग इवेंट्स दिखा दिए, तो आपके क्वेश्चन में एक लॉजिकल फ्लो आ गया जो हमने यहां पर शो करा है। ऑलराइट, आई होप इट इज क्लियर। हम कोई ऐसा और क्वेश्चन आएगा तब वहां पर भी ऐसे ही अप्रोच फॉलो करेंगे और आपको बेटर समझ आएगा कि हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What were the major political, economic, and social developments in the world which motivated the anti-colonial struggle in India? स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग, बिकॉज आपको थोड़ा सोचना ज्यादा पड़ेगा, लेकिन इस आंसर का कंटेंट जब आप पढ़ लेंगे तो आपको रियलाइज होगा क्वेश्चन काफी सिंपल था। इस क्वेश्चन में जो एक ही चीज ध्यान रखने वाली है वो ये है कि जब क्वेश्चन आपको क्लियरली बोल रहा है कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट्स की आपको बात करनी है, तो आपको तीनों तरह के डेवलपमेंट्स की बात करनी है। यू कांट जस्ट फोकस ऑन वन डेवलपमेंट और टू डेवलपमेंट्स। कुछ लोग इसमें गलती क्या करेंगे, सोशल और इकोनॉमिक को कंबाइन कर देंगे या फिर पॉलिटिकल और सोशल को कंबाइन कर देंगे। आपको वो गलती नहीं करनी। हर में आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं या 2 to 3 या 3 to 4 पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, तभी आपको अकॉर्डिंगली मार्क्स मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन में जो जनरली अप्रोच फॉलो की जाती है एग्जामिनर की, वो ये है कि मार्क्स डिवाइडेड होते हैं। अगर क्वेश्चन 10 मार्क का है तो 3 मार्क पॉलिटिकल, 3 मार्क इकोनॉमिक, 3 मार्क सोशल के, और 1 मार्क में भी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का आप मान सकते हैं। राइट, तो मैंने नोट में भी यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है, इन सच ए क्वेश्चन कवर ऑल द एस्पेक्ट्स एज क्वेश्चन इज क्लियरली आस्किंग सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स। ऑलराइट, अप्रोच अगेन बहुत सिंपल है। इंट्रोडक्शन में आप सिंपली लिखेंगे कि कैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज अ रिजल्ट ऑफ बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इवेंट्स। अ नंबर ऑफ इंटरनेशनल इवेंट्स इंस्पायर्ड द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन इंडिया। उसके बाद आप वेरियस फैक्टर्स लिस्ट आउट कर देंगे अंडर ईच सब हेडिंग विच इज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल। ऑलराइट, आंसर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे काफी कुछ है समझने के लिए। So the Indian national movement was a product of economic suppression, political interference, and social indifference. However, the struggle was also inspired from various international events and phenomena which were occurring at that point of time. Political events की बात कर लेते हैं। बिकॉज कोई टाइमलाइन नहीं दी गई तो यू कैन गो एज फार बैक एज पॉसिबल। ठीक है, जर्मन और मतलब एसेंशियली 1857 के बाद जो इंडियन नेशनल मूवमेंट ने काफी ज्यादा पेस गेन किया टिल 1947, जब तक हमें इंडिपेंडेंस मिली, तो जो भी इवेंट्स वर्ल्ड में हो रहे थे आपको वहां के आसपास सोचना है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर फ्रेम करना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे जर्मन एंड इटालियन यूनिफिकेशन हुई, ठीक है, तो इसकी वजह से काफी सारे इंडियंस इंस्पायर हुए कि हम भी सिमिलर चीज फॉलो कर सकते हैं, हम भी एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट करके अपनी नेशन को यूनाइट कर सकते हैं। होम रूल लीग जो आयरलैंड में हुई थी, दिस इनफैक्ट बिकेम द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर होम रूल लीग इन इंडिया अंडर एनी बेसेंट। ठीक है, देन हमारे पास जो वर्ल्ड वॉर हुई थी, वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू, दे ऑल्सो वर अ मेजर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। वर्ल्ड वॉर वन की वजह से जो ट्रीटमेंट हुई टर्की की, दिस लेड टू द starting of the Khilafat movement in India, and subsequently it also led to the starting of the non-cooperation movement in India. All right, इनफैक्ट जो वर्ल्ड वॉर वन में ट्रीटमेंट हो रही थी इंडियन सोल्जर्स की, वो मुद्दा भी रेज किया गया था गांधी जी के द्वारा इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। देन वर्ल्ड वॉर वन से काफी ज्यादा आइडियाज रेवोल्यूशनरीज को भी मिले थे। ऑलराइट, जिसकी वजह से उनको लगा कि दिस इज नाउ द राइट टाइम फॉर अस टू गेन इंडिपेंडेंस। सेकेंड वॉज वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू के अंदर जब नेताजी ने, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज को ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है, दैट वॉज ऑल्सो एन इंस्पिरेशन फॉर द इंडियन स्ट्रगल, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, की नाउ वी शुड अटैक द ब्रिटिशर्स या फिर नाउ वी शुड मेक देम एग्जिट इंडिया। ठीक है, तो ये भी एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन गया था हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। इसमें और भी बहुत सारे इवेंट्स हैं
मैंने यहाँ पे 4 या 5 इंक्लूड किए हैं। एक 1940s के बाद, 1940s के टाइम पे जो एरा ऑफ डीकोलोनाइजेशन शुरू हो चुका था, दिस वाज द टाइम, एरा ऑफ डीकोलोनाइजेशन एसेंशियली कोइंसाइडेड विद द एंडिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। जब वर्ल्ड वॉर टू एंड हुआ 1945 में, तो एरा ऑफ डीकोलोनाइजेशन स्टार्ट हो चुका था। इसका एक रीजन यूएन का फॉर्मेशन भी था, ठीक है। तो इसके चलते दिस वाज आल्सो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द इंडियन मासेस एंड द इंडियन फ्रीडम फाइटर्स। तो ये भी एक सोर्स था। नेक्स्ट इज सोशल इवेंट्स, बहुत सारे सोशल इवेंट्स भी थे। फॉर एग्जाम्पल आपका वेस्टर्न एजुकेशन थी, ऑलराइट। वेस्टर्न एजुकेशन, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ज़्यादा अवेयर हुए, ज़्यादा उन्हें पता लगा कि कैसे हमारी फंडामेंटल राइट्स और कैसे हमारी ह्यूमन राइट्स जो हैं वो वायलेट हो रही हैं अंडर द ब्रिटिशर्स, ठीक है। और उन्होंने इस अवेयरनेस को स्प्रेड करके मासेस को मोबिलाइज किया। देन फिलोसोफर्स थे जो हु वर द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन को तो आप हमेशा अपने आंसर में इंक्लूड कर ही सकते हैं, ऐसे किसी भी आंसर में, बिकॉज अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन दोनों ने फाउंडेशन ले करी थी इन अ वे टू फ्री देमसेल्व्स ऑफ एनी कॉलोनियल रूल, ठीक है। तो यहाँ पर काफी सारे फिलोसोफर्स, फॉर एग्जांपल रूसो का आप नाम ले सकते हैं, लॉक का, हैरिंगटन का, जिन्होंने कुछ आइडियाज बेसिकली प्लांट करे थे एंड दिखाया था कि कैसे पीपल शुड बी गिवन देयर ड्यू राइट्स। इसके बाद जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो मेन आइडियाज थे लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के, ये भी इनफैक्ट रूसो के ही आइडियाज थे, which became the main principles on the basis of which the freedom struggle was fought। तो ये आइडियाज भी इंडिया ने बाहर से ही लिए थे, जिसकी वजह से हमारे फ्रीडम फाइटर्स, हमारे रेवोल्यूशनरी फाइटर्स इंस्पायर हुए थे, ऑलराइट। देन इकोनॉमिक भी कुछ कुछ रीजंस थे which inspired the freedom struggle in India। The first reason can be industrial revolution in the West and in Japan। यहाँ से इंडिया को लगा कि we also need to form our own इकोनॉमिक पॉलिसी, हमारी एक खुद की इकोनॉमिक पॉलिसी होनी चाहिए जिसके बेसिस पे हम अपनी इंडस्ट्रीज डेवलप करें, अपना अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को बूस्ट करें, ठीक है। जिसके चलते बिजनेस क्लास आल्सो केम आउट। बिजनेस क्लास ने इनफैक्ट सपोर्ट भी किया फ्रीडम स्ट्रगल को, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, क्विट इंडिया मूवमेंट में, ऑलराइट। और इन्होंने काफी पार्ट भी लिया इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस में। तो यहाँ से भी हम इंस्पायर हुए, हमारी नेशनल मूवमेंट वाज इंस्पायर्ड। देन ग्रेट डिप्रेशन जो हुआ था 1930s का, ये एक बहुत मेजर इवेंट है जो आपके आंसर में इंक्लूड होना ही होना चाहिए, बिकॉज इसके दो इम्पैक्ट थे। एक इम्पैक्ट तो इट गेव अ ब्लो टू द इंटरनेशनल इकोनॉमी इन जनरल, जो कॉलोनियल इकोनॉमीज थी, जैसे कि ब्रिटिश की इकोनॉमी, यूएस की इकोनॉमी, जर्मन की इकोनॉमी, इन सब इकोनॉमीज को काफी डायरेक्टली इसने इम्पैक्ट करा था। साथ ही में इसने एक और चीज शो करी थी, इसने वल्नरेबिलिटी एक्सपोज कर दी थी कॉलोनियल पावर्स की। बिकॉज ये वल्नरेबिलिटी एक्सपोज हो चुकी थी, तो जो रूल्ड नेशंस थे, जैसे कि साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में जो काफी सारे नेशंस थे जो कॉलोनियल रूल के अंडर थे, उनको उस टाइम पे लगा कि दिस इज द राइट टाइम फॉर अस टू डिमांड अवर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देम, ऑलराइट। तो ये कुछ कुछ इवेंट्स थे। क्वेश्चन स्लाइटली डिफिकल्ट था मेरे अकॉर्डिंग, बिकॉज इसमें आपको थोड़ा मल्टीपल एंगल्स पे सोचना था, ठीक है। लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं था, बिकॉज अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री को थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा हो तो आप इजीली रिलेट कर सकते हैं। कुछ कुछ इवेंट्स जो मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही इजी हैं इस क्वेश्चन में डालने, वो है ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है। उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन बहुत इजी है। देन वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू, इसको आप मिस नहीं कर सकते। होम रूल लीग, ये 5 या 6 पॉइंट्स हैं जो काफी आसान है, आपको अपने आंसर में आने ही चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ आ गया है। अगर कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज यू कैन आस्क देम। सो व्हाट वर द इवेंट्स व्हिच लेड टू द सुएज क्राइसिस इन 1956? तो एज ऑलवेज वर्ल्ड हिस्ट्री का ये क्वेश्चन थोड़ा पढ़ के ही शॉक देता है कि सुएज क्राइसिस क्या थी, कब हुई थी। और जनरली हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते क्या है, वर्ल्ड वॉर वन पढ़ते हैं, वर्ल्ड वॉर टू पढ़ते हैं, रेवोल्यूशंस पढ़ते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन। लेकिन ये सडनली एक नया टॉपिक था, ऑलराइट। तो लोग थोड़ा एकदम से शॉक में चले गए कि करना क्या है। तो
तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वैसे ऐसे टॉपिक्स को अगर आप शॉर्ट में कवर करना चाहते हैं तो एक किताब है नॉर्मन लू की वर्ल्ड हिस्ट्री। इसमें ऑलमोस्ट सारे वर्ल्ड के जो इवेंट्स हैं वो काफ़ी ब्रीफ में कवर किए गए हैं। आपको इसको एज एन एकेडमिक बुक नहीं पढ़नी, आपको इसको सिर्फ एज ए नॉवल पढ़ेंगे तो भी सफिशिएंट है मेरे अकॉर्डिंग। आप एक जनरली स्टोरी आप बिल्डअप कर सकते हैं, इवेंट्स को रिलेट कर सकते हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था वर्ल्ड हिस्ट्री की वेटेज ओवर द ईयर्स काफ़ी रिड्यूस हुई है। ऑलराइट, तो फिर आपका जो मेन मोटिव है जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसको आप चीज़ों को बहुत इन डेप्थ नहीं जाइए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए और थोड़ा ग्रास्प कर लीजिए कि कैसे क्वेश्चन आया है तो कैसे फ्रेम करना है, चीज़ों को लिंक करना है। ऑलराइट, खैर एनीवेज, तो हाउ डिड द सुएज क्राइसिस डील अ फाइनल ब्लो टू ब्रिटेन्स सेल्फ इमेज एज अ वर्ल्ड पावर। ठीक है, कि सुएज क्राइसिस जो थी उसने उसका इम्पैक्ट ब्रिटेन की इमेज पे क्या पड़ा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में जब आप सुएज क्राइसिस की बात हो रहे हैं तो लाजमी है कि आप सुएज कनाल की बात तो करेंगे ही, कि सुएज कनाल था, उसी की सुएज क्राइसिस, उसी के नाम पे सुएज क्राइसिस थी। तो उससे आप इंट्रोडक्शन बना सकते हैं बहुत छोटी, कि सुएज कनाल क्या था और उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। बैकग्राउंड इवेंट्स आपके क्वेश्चन का पहला पार्ट है। आप इस क्वेश्चन को ब्रेक करना काफ़ी आसान है बिकॉज क्वेश्चन डायरेक्टली ही खुद बोलता है, दो पार्ट्स में ब्रेक कर रखा है क्वेश्चन ने। जो पहला पार्ट है वो ये कह रहा है व्हाट वर द इवेंट्स व्हिच लेड टू द सुएज क्राइसिस इन 1956, और जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का वो ये कह रहा है कि हाउ डिड द सुएज क्राइसिस डील अ फाइनल ब्लो टू ब्रिटेन्स सेल्फ इमेज एज अ वर्ल्ड पावर। ऑलराइट, तो आपका जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का वो होगा इम्पैक्ट ऑन ब्रिटेन। ये आपके दो मेजर पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। ठीक है, ज़्यादा इसमें आपको अगेन ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हाँ, इसका कंटेंट स्लाइटली डिफिकल्ट है, मैं टोटली मानता हूँ, लेकिन जब आप इसका आंसर स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि अगर आपको एक या दो सराउंडिंग इवेंट्स भी पता हो तो आप एक डिसेंट सा आंसर फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ प्रेजेंटेशन की ही मेजरली बात कर रहे हैं। तो आंसर स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको कहा कि आप एक सुएज कनाल का इंट्रोडक्शन दे दें कि सुएज कनाल काफ़ी स्ट्रेटेजिक कनाल था। स्ट्रेटेजिक इसलिए था बिकॉज इट वॉज द ओनली लैंड ब्रिज बिटवीन यूरोप एंड एशिया एंड वेरी वाइटल फॉर कॉलोनियल एम्पायर्स। क्योंकि आपको पता है अगर सुएज कनाल नहीं चालू होता तो इनको केप ऑफ गुड होप के थ्रू होकर आना पड़ता था, विच वॉज अ वेरी लॉन्ग वे ऑफ कमिंग टू साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया फॉर यूरोपियन पावर्स। सुएज कनाल के बंद होने की वजह से इनको काफ़ी नुकसान हुआ, इनकी कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती थी। ठीक है, अब हम बैकग्राउंड की बात करेंगे जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। नासिर had taken control of Egypt, ठीक है, and eventually he also became the president of Egypt, which उसके बाद इसको नेशनलाइज करना था सुएज कनाल को 1956 में। मैंने काफ़ी शॉर्ट में लिखा है इसको, इसके पहले भी काफ़ी स्ट्रगल हुई इजिप्ट में, जिसके बाद नासिर केम इन टेक टू कंट्रोल ऑफ इजिप्ट, ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, एंड उसके बाद उसने सुएज कनाल की नेशनलाइजेशन की बात करी 1956 में। इवेंचुअली इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होना था कि जो ट्राईपार्टाइट एग्रेशन था वो स्टार्ट हो गया। किसके किस बीच में? फ्रांस, ब्रिटेन एंड इजिप्ट के बीच में। फ्रांस और ब्रिटेन के पास पहले पावर्स थी सुएज कनाल के ऊपर, ठीक है, ऑपरेट करने को इनके पास पावर्स थी, लेकिन जब सारा कंट्रोल इजिप्ट के पास आ गया तो जो पावर है वो चली गई इजिप्ट के पास, और इवेंचुअली दे वांटेड टू नेशनलाइज इट। ठीक है, अब यहाँ पर और भी पावर्स थी जैसे कि इजराइल था और सऊदी अरेबिया थे, हम उनकी बात अभी नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो अगर आप उस चीज़ को भी इंक्लूड करने लग जाएंगे फिर आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं और आप सेकंड पार्ट को भी इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड पार्ट लिखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन ने क्लियरली बोला है हाउ डिड द सुएज क्राइसिस डील अ फाइनल ब्लो टू ब्रिटेन्स सेल्फ इमेज एज अ वर्ल्ड पावर। ठीक है, तो आपका जो सुएज कनाल की नेशनलाइजेशन का प्रपोजल था उसके बाद एक ट्राईपार्टाइट अग्रेशन स्टार्ट हो गया फ्रांस, ब्रिटेन एंड इजिप्ट में टू रीगेन कंट्रोल ऑफ द कनाल। दिस वॉज द ओनली थिंग यू हैड टू राइट इन द बैकग्राउंड इवेंट्स। हाँ, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि अब आपको इस चीज को लिंक करना है कि 1956 के जस्ट पहले 1945 में जब मेजर दो वर्ल्ड पावर्स बन चुकी थी यूएसए और यूएसएसआर। ठीक है, तो उस टाइम पे ब्रिटेन थोड़ी साइडलाइन हो गई थी, फ्रांस और ब्रिटेन जो पहले कॉलोनियल पावर्स थी वो थोड़ी साइडलाइन हो चुकी थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से इन दोनों की पावर वीकन हो चुकी थी एंड यूएसए एंड यूएसएसआर हैड इमर्ज्ड एज न्यू पावर्स। इंटरनेशनल ओपिनियन भी इनके अगेंस्ट चला गया कि वाई आर ब्रिटेन एंड फ्रांस
इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं सुएज कनाल की नेशनलाइजेशन में. सो दे वर फोर्स टू विड्रॉ एंड दस दे लॉस्ट कंट्रोल ओवर द कनाल. तो नॉट ओनली उनकी इंटरनेशनल इमेज वीकन हो गई थी, बट उन्होंने कंट्रोल भी खो दिया कनाल के ऊपर. तो आई थिंक ये यहां पर आप लिख सकते हो, फाइनली कंक्लूड कर सकते हो कि हेंस इट कैन बी सेड दैट द लॉस ऑफ ब्रिटेन इन द सुएज क्राइसिस eventually gave a final blow to the self image of Britain. All right. आई थिंक जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था वो एम्पली क्लियर हो गया है आपको कि क्वेश्चन के दो तीन पार्ट्स हैं, उनको एड्रेस करना ज्यादा जरूरी है रादर देन कि आप उस एक पार्ट में कितना लिख रहे हैं. ठीक है, मैं आपको दोबारा एक बार बता देता हूं मेरे कहने का मतलब क्या है. इंट्रोडक्शन लिखनी है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड देना बहुत जरूरी है. आपका बहुत बड़ा बैकग्राउंड था, मैंने उसको कट शॉर्ट करके एक पॉइंट में डाल दिया, और उस बैकग्राउंड की वजह से जो क्राइसिस हुई वो क्राइसिस ये है. और फाइनली आपका इम्पैक्ट, तो इसको आपको आप वो भी क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे इम्पैक्ट, तो उसके बारे में भी आपको बात करनी है. ऑल राइट, दो पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, दोनों को एड्रेस करना है आपको. ओके, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. The new economic policy 1921 of Lenin had influenced the policies adopted by India soon after independence. Evaluate. यहाँ पर जो कीवर्ड्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम. कीवर्ड आपका पहला कीवर्ड है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1921 लेनिन की. ठीक है, इसका काफी इन्फ्लुएंस रहा पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय इंडिया सून आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो इमीडिएटली आफ्टर 1947 जो इंडिया ने पॉलिसीज अडॉप्ट करी उन पे काफी इंपैक्ट रहा. इवैल्यूएट. तो इस क्वेश्चन में लाजमी है कि आपको दो चीजों की बात करनी है कि एनईपी के फीचर्स क्या थे. ठीक है, वो मैंने यहाँ पे बात करी है. व्हाट वाज द एनईपी 1921, उसके फीचर्स क्या थे. ठीक है, और हाउ इट इन्फ्लुएंस इंडियन पॉलिसी, वो आपका सेकंड वो है. तो यहाँ पर आपको इंडियन पॉलिसीज को भी लिस्ट आउट करना पड़ेगा कि 1947 के बाद जो हमारे 5 ईयर प्लान्स आए थे, या फिर जो हमारा रूरल डेवलपमेंट की जो हमने बात करी थी, मिक्स्ड मार्केट इकोनॉमी, तो ये सारी बातें आपको लिस्ट करनी है इस इंडियन पॉलिसीज में. ठीक है, ऑलराइट. और इसके पहले आपको एनईपी 1921 के फीचर्स की बात करनी है. इस क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात क्या है, अपने क्वेश्चन को कट शॉर्ट करने के लिए आपको एनईपी के जो बैकग्राउंड इवेंट्स हैं उनकी बात नहीं करनी. कुछ लोग इसको मिसअंडरस्टैंड कर जाएंगे कि व्हाट वर द इवेंट्स व्हिच लेड टू द एनईपी 1921, बिकॉज वर्ल्ड हिस्ट्री में जनरली हमारी टेंडेंसी ये रहती है कि हम बैकग्राउंड इवेंट्स की बात कर लेते हैं, लेकिन वो आपको क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, बिकॉज वो आप और फिर उसमें आप लिखेंगे टाइम खराब करेंगे अपना. आपको यहाँ पे एनईपी के फीचर्स की बात करनी है, और वो फीचर्स कैसे इंडिया ने अडॉप्ट किए इंडिपेंडेंस के बाद, वो दो आपके क्वेश्चंस के पार्ट हैं. क्वेश्चन आपको खुद ब खुद बता रहा है कि आपको किन दो पार्ट्स में ब्रेक करना है. ऑलराइट, आंसर स्ट्रक्चर से बेहतर समझ आएगा आपको कि इंट्रोडक्शन में आप सिंपली लिख दें कि रशियन रेवोल्यूशन के खत्म होने के बाद 1917 में लेनिन केम अप विद द आइडिया ऑफ नेशनल न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी which was similar to a mixed economy with government holding major stake. ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि हम इंडिया की पॉलिसीज भी कैसी थी, बिकॉज जो पीएसयूज थी वो हमारी मेजरली गवर्नमेंट ओन्ड थी, प्राइवेट एंटरप्राइज काफ़ी कम था, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन थी, एंड हम और भी बातें करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर आपने ब्रीफली बता दिया कि एनईपी जो था वो कब आया था, 1917 के बाद आया. ये आपकी इंट्रोडक्शन हो गई. इसके जो फीचर्स थे वो उसके बारे में बात कर लेते हैं. नेशनलाइजेशन ऑफ लार्ज इंडस्ट्रीज लाइक आयरन एंड स्टील, तो इन सब का कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में था. नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स. ठीक है, लैंड रिफॉर्म से जो कम्यून सिस्टम था ये स्लाइटली रशिया ने चाइना से उठाया था. ठीक है, तो वो भी आप सिमिलरली हमने भी इसको अडॉप्ट किया था इन द फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग. Not exactly cooperative farming, but similar to that was cooperative farming. Private individuals to run only small businesses. ठीक है, सिर्फ MSMEs चलाने का हक था उनको. External trade was controlled. उसके बाद import substitution was the main target. तो ये basically self sufficient बनने के चलते
एक्सटर्नल ट्रेड को कंट्रोल कर रहे थे और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन को प्रमोट कर रहे थे। प्लानिंग का जो तरीका था वो सेंट्रलाइज था। इंडिया ने भी सिमिलरली किया, न्यू नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और प्लानिंग कमीशन के थ्रू, है ना। तो ये भी आप लोग जानते हैं। तो ये फीचर्स जो थे वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के थे। इन केस आपको ये फीचर्स नहीं पता तो अगर हम जनरली रशियन रेवोल्यूशन की बात तो करते ही हैं, रशियन रेवोल्यूशन तो हम पढ़ते ही हैं अगर कुछ और नहीं पढ़े रशिया के बारे में। अब रशियन रेवोल्यूशन से भी आइडिया लगा सकते थे कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेनिन की थी किन लाइंस पर होगी। जो हमारे इकोनॉमिक्स में तीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। अब इन तीनों को भी यूज करके अपना एक आंसर फ्रेम कर सकते थे कि लैंड के लिए रशिया ने क्या किया होगा, बिकॉज टेक यूजिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम रशियन रेवोल्यूशन की जो आपने पढ़ाई करी है, ठीक है। लेबर को ले उन्होंने क्या किया होगा, कैपिटल को ले उन्होंने क्या किया होगा, तो वहां से भी आप कुछ 3 या 4 पॉइंट्स निकाल सकते हैं। ऑलराइट। और कैसे उसने इंडियन पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस किया, तो वो आप बता सकते हैं कि जो हमारे 5 ईयर प्लान थे वो सेंट्रलाइज प्लानिंग को दर्शाते थे। एग्रीकल्चर इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान एंड अबॉलिशन ऑफ जमींदारी इन 1951, ठीक है। तो ये जो था ये भी रशिया से ही इंस्पायर्ड था। नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज थी। आपको मालूम होगा कि इनिशियली पीएसयूज जो थी वो सारी सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पीएसयूज के फॉर्म में ही खुलती थी, और सून आफ्टर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस की भी नेशनलाइजेशन परफॉर्म करी इंडिया ने, ठीक। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हमारा मेन टारगेट था, अगेन इन ऑर्डर टू बिकम अ सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी। तो जो नेहरू था उसकी भी आप यहाँ पे बात कर सकते हैं कि काफ़ी इंस्पायर्ड था रशियन मॉडल से, ठीक है। तो यहाँ पर आप एनडीसी और प्लानिंग कमीशन की बात भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जाते जाते आपको एक फाइनल रिमार्क भी देना चाहिए, बिकॉज ये चीज़ अब फॉलो नहीं हो रही, हमारी इकोनॉमी स्लाइटली चेंज हो गई है। तो हमने हाउएवर दिस पॉलिसी वाज लेटर ऑन मॉडिफाइड ड्यूरिंग द 1900s व्हेन इंडियन इकोनॉमी टुक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। तो ये आपके क्वेश्चन की एक एप्ट कंक्लूजन है। आपने क्वेश्चन को लूप बंद कर दिया यहाँ पर लाकर, कि जो पॉलिसीज हम मानते हैं कि हमारी पॉलिसीज रशिया से इन्फ्लुएंस हुई थी, लेकिन वो पॉलिसीज 1990s में जाके हमने चेंज कर दी थी और इंडिया ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लिए थे इन द फॉर्म ऑफ एलपी जी, ठीक है। तो ये जो मैंने लास्ट कमेंट दिया है इसका पर्पस ये था बिकॉज क्वेश्चन में जो एक्शन वर्ड था वो इवैल्यूएट था, तो मैं उसको सिर्फ यहाँ पर छोड़ना नहीं चाहता था क्वेश्चन का। आई वॉन्टेड टू एड वन मोर कॉमेंट सेइंग कि हाँ हमारी पॉलिसीज डेफिनेटली इन्फ्लुएंस थी, लेकिन हमने उसके बाद भी उसमें कुछ चेंजेस करे कुछ देर बाद जाकर। ऑलराइट। तो यहाँ से भी हम थोड़ा आइडिया, आप आई थिंक आप थोड़ा आइडिया लगा पा रहे हैं कि एक्शन वर्ड्स के साथ कैसे खेलना है, ठीक है। अगर एक्शन वर्ड यहां पर नहीं होता, डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछता कि हाउ वर द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ इंडिया इन्फ्लुएंस्ड बाय न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1921 ऑफ लेनिन, तो इन दैट केस शायद हम ये लास्ट रिमार्क ना देते, ठीक है। अब दे सकते हैं, ऑब्वियसली कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं इसमें, लेकिन अगर वहां पे पूछा गया है कि इवैल्यूएट, तो आप एक लास्ट फाइनल रिमार्क अगर दे दें तो बेहतर है कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी कुछ देर बाद चेंज भी हुई। ऑलराइट। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सोसाइटी का है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।